दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ी खबर जो विशिष्ट शिक्षकों से रिलेटेड है। और आज हम लोग देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन का जो है वो रास्ता साफ हो गया है। और इसमें देखेंगे कि क्या मार्च में महीना में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन मिलेगा। और दूसरा ये भी देखेंगे कि मार्च क्लोजिंग में वेतन देना सरकार के लिए क्यों ज़रूरी है। और तीसरा देखेंगे कि इसमें जो है विशिष्ट शिक्षकों को क्या प्रोसेस करना होगा। तो अभी की बहुत बड़ी खबर है ये, जो है पत्रांक 7 और 7 में जो है दिनांक आपका 25 तारीख है ना। ये विविध 23/2025 और 887। देखिए ये दिनांक है, पटना से निकला है 25/3/2025 को। ये अभी का न्यूज़ है ना। इसमें क्या लिखता है कि इसका सब्जेक्ट है द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में। ये किसका हवाला दे रहा है? तो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का, है ना। उसका हवाला देते हुए क्या कह रहा है कि जो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, है ना, उस विशिष्ट शिक्षक के लिए जो है वो कई जो है वो लाभ मिलने वाले हैं। उस लाभ को देखना है। इसमें कहा जा रहा है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, मतलब आपके जो है ये आपके ज़िला के डीईओ को लेटर गया है अभी। और इसमें कहा गया है कि एनपीएस से जो है रिलेटेड मैटर है। और एनपीएस में जो है विशिष्ट शिक्षकों का एनपीएस योजना से आच्छादित किया जाना है। और उनके पास प्रान नंबर होना जो है वो आवश्यक है, क्योंकि सैलरी आपको तभी मिलेगा जब आपका जो है वो प्रान बना होगा, प्रान जनरेट होगा और प्रान के बाद एचआरएमएस पे आपका जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो ये जो है इसको एक टारगेट बेसिस पे जो है वो तैयार कराया जा रहा है। और इसमें देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं ईएनपीएस के माध्यम से प्रान आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। ईएनपीएस की व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस है, जानते ही हैं हम लोग। और इसमें जो है वो प्रान को भरना है और प्रान प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शिता अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है। मतलब कैसे क्या करना है वो। अब देखिए, इसमें यह भी है कि प्रान आच्छादित होने के उपरांत जो है वो विशिष्ट शिक्षकों का डाटा एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑन बोर्डिंग के लिए कार्रवाई विभाग स्तर से की जानी है। तो जब तक के प्रान आपका नहीं जनरेट होगा और एचआरएमएस पे नहीं जाएगा, तब तक के ऑन बोर्डिंग नहीं होगा विभाग के द्वारा, तब तक के आपका वेतन नहीं मिल सकता है। इसीलिए जो है सारे डीईओ को भेजा गया है कि आप ऑन बोर्डिंग करवाएँ, है ना। उसके लिए सबसे पहले क्या है, ईएनपीएस पोर्टल में डालना है और उसके बाद एचआरएमएस पोर्टल पे ऑन बोर्डिंग की कार्रवाई करना है, तभी ये चीज़ हो सकता है ना। और देखिए, द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का विभागीय काउंसिलिंग पोर्टल पर टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है। तो आपको एक टेक्निकल ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी ईएनपीएस के समय में। और उस ज्वाइनिंग में क्या होता है, योगदान की तिथि होती है और एवं समय उसमें अंकित रहता है। और देखिए, ये 5वां पॉइंट में कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2020 के तहत प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। मतलब ये हुआ कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उसको वेतन प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। वेतन प्रोटेक्शन क्या होता है कि जो आपका पहले से वेतन है उस वेतन के आधार पे जोड़ करके एक इंक्रीमेंट लगा करके आपका वेतन मिलता है। तो ये जो है आपका वेतन नियोजित से हर हाल में ज़्यादा होगा, है ना। ये आपका जो है वो ज़्यादा ही होगा, इसमें कोई, है ना। तो आपको जो है वो वेतन प्रोटेक्शन मिलेगा। और ये जो है नियम 8.2 में जो है वो प्रावधान किया गया है। और उसका वेतन जो है वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार ही दे होगा, है ना, जिसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता भी शामिल होगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है कि जो द्वितीय सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है उसको विशिष्ट शिक्षक को प्रान आवंटन करना है। वेतन भुगतान के लिए जो है वो अग्रतर कार्रवाई भी करना है। मतलब कि इसका जो है वो मार्च में देना है इसको वेतन, इसीलिए ये इतना काम कर रहा है। उसके लिए आप सभी विशिष्ट शिक्षकों को अपने स्तर से इस काम को करना पड़ेगा, जो आगे की ईएनपीएस का काम है। तो जितना जल्दी आप लोग करेंगे उतना जल्दी आपका वेतन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और देखिए, मार्च क्लोजिंग में ज़रूरी क्यों होता है वेतन मिलना, क्योंकि बिहार सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार के माध्यम से भी मिलता है
है ना, भारत सरकार के माध्यम से भी जो है वो पैसा मिलता है। तो वो अगर पैसा खर्च नहीं होगा मार्च क्लोजिंग तक में, तो वो पैसा जो है वो वापस चला जाएगा और फिर सरकार को अगले साल वो एरियर नहीं मिलेगा। इसीलिए सरकार चाहती रहती है कि जितना जल्दी हो वो हम मार्च माह के अंदर अंदर में जो है पूरे साल भर का जो है खर्च कर लें, है ना। अब देखिए क्या है, ये अगला है कि प्राण को कैसे जनरेट करना है। शिक्षकों के विशिष्ट शिक्षक के लिए मार्गदर्शिता है ना। इसमें आपको जो है वो साइट का नाम दिया गया है enps.nsdl.com, और इस पे जो है वो जब आप लिखेंगे www. करके, तो यहाँ जो है वो आपका ENPS का जो है वो साइट खुलेगा, है ना। उस साइट पे क्या करना है, जब वो खुलेगा तो प्लीज़ इनिशिएट ENPS रिक्वेस्ट विथ करेक्ट DDO ओनली इन कंसल्टेशन। तो ENPS पे जो है वो रिक्वेस्ट होता है, उसमें एक ऑप्शन मिलेगा कि इनिशिएट ENPS, उसको क्लिक करना है और आप जिस ज़िला में हैं उस ज़िला के जो है वो DDO का ही सारा कुछ देना है। और DDO का देखें कि DDO का नंबरिंग है, जो ये नंबर मांगा जाता है DDO रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको डालना ज़रूरी होता है। जैसे अररिया का है, देखिए SGV 0444826F करके है। उसी तरह हम देखेंगे कि सारे का है, जैसे जहानाबाद का है, कैमूर का, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, है ना, नवादा, पटना का देखिए ये होगा। और इसी तरह हम देखेंगे कि समस्तीपुर का जो है वो SGV 0475661D है। तो ये फॉर्म भरने, इनिशिएट प्राण करने के समय में जो है वो आपको डालना होगा। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट हुआ कि उसमें देखिए जब फॉर्म ओपन होगा तो उसको डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना होगा, और इसका जो है वो साक्ष्य भी देना रहता है डेट ऑफ बर्थ का। जैसे आप आधार कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड का PDF लगा सकते हैं आप, क्या बोलते हैं, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ रहता है वो लगा सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो शुरू में कहा गया था यहाँ पे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको जो है ले करके रखना है, ये वाला, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो उसको भी उसमें अटैच करना है ना। और उसमें देखिए डेट ऑफ रिटायरमेंट भी जो है वो लिखना होगा कि कब डेट ऑफ रिटायरमेंट होता है। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि जैसे अभी आपका ज्वाइनिंग हुआ, हाँ, ज्वाइनिंग में प्लस कर देंगे कि आपका 60 साल, है ना, 60 साल हुआ, तो ये मिला करके जो है, जैसे इसको मिलाने के बाद जो है क्या होगा, आपका रिटायरमेंट एज निकलेगा, है ना, रिटायरमेंट निकलेगा। अब इस रिटायरमेंट के आधार पे जो है वो आप कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, और ये लिखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे इसको तो आपका जो है वो ये फॉर्म जो है वो ENPS रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपका जो है वो वेतन रुक जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इसको अच्छे तरीके से समझ करके आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर दें। और देखिए इसके बाद क्या है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड में चौथा में है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड में नॉट बी प्रोसेस, जैसे पैन, मोबाइल, ईमेल एंड बैंक। और पहले से अगर आप प्राण ले रखे हैं और दोबारा जो है वो प्राण के लिए अनुरोध करेंगे, देखिए क्या लिखता है, पहले से प्राण है और पुनः नए प्राण के लिए अनुरोध करेंगे तो आपका पैन, मोबाइल, बैंक पूर्व में उपलब्ध रहने संबंधी मैसेज जो है वो जाएगा आपके मोबाइल पर, है ना। अब अगला 5वां देखते हैं क्या है, अगर एक अनुरोध किया गया हो और पूर्ण नहीं हुआ, मतलब आप पहला बार जो है जनरेट किए हैं, है ना, और वो जो है पूर्ण नहीं हुआ, तो दोबारा नया अनुरोध तब तक नहीं कर सकते जब तक पहला अनुरोध निष्क्रिय पूर्ण हो जाए। मतलब कई सारे लोग हैं कि ENPS अब जनरेट कर दिए, अब क्या होता है किसी किसी का जो है वो सर्वर के कारण फंस जाता है मामला। जैसे अभी सभी विशिष्ट शिक्षक जो है वो अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा, सर्वर बिजी हो जाएगा, तो बहुत लोगों का जो है जनरेट होगा ये प्राण और बहुत सारे लोगों का जनरेट नहीं होगा। तो इसमें वही कह रहा है कि जब तक आपका अनुरोध कैंसिल नहीं हो तब तक कि आप दोबारा अनुरोध नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, मामला यहीं पे फंस जाता है, आपका फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगला 6ठा पॉइंट देखते हैं, कृपया प्राण हेतु आवेदन करते समय आवेदन संख्या को मेंबरशिप नंबर के लिए निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करें। मतलब देखिए एप्लीकेशन नंबर एक मिलेगा आपको जनरेट करने के बाद, उस जनरेट को क्या करेंगे, एम्प्लॉय डिटेल में जो है वो मेंबरशिप नंबर में उसको डाल देना है। देखेंगे फॉर्म में कहीं पे लिखा होगा। 7वां है, ये अटल पेंशन योजना के तहत जो है वो NPS से अलग है। NPS के लिए नया प्राण लेना है ना, नया प्राण लेना है, वही हुआ। और APY प्राण का स्थानांतरण यहाँ नहीं होगा।
और इसमें कहा जा रहा है कृपया ध्यान रहे कि अटल पेंशन योजना प्राण की शुरुआत हमेशा संख्या 5 से होती है। तो 5 संख्या जो है वो जो होगा वही से जो है वो उसका जो प्राण वाला नंबर होगा। अब ये लेना ज़रूरी होता है, ये एक तरह से पेंशन योजना है, सरकार की एक अपनी अलग स्कीम है, तो वो अलग मैटर है और इसमें पैसा भी बहुत कम कटता है। अब बेहतर है आप ले लीजिए। और 8वां क्वेश्चन, 8वां जो पॉइंट है उसमें है कि यदि अभिदाता के पास पूर्व में प्राण किसी भी संस्था में हो, मान लीजिए कि अब पहले से किसी दूसरे जॉब में है, बिहार सरकार में हो या केंद्र सरकार में हो, तो उसका प्राण पहले से जनरेट होता है तो उसका स्थानांतरण होगा। तो देखिए उसका एक अलग प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको जहां आपका पहले से जहां जॉब है उस जॉब वाले को जो है एक एप्लीकेशन लिख करके प्राण के लिए देना। एक तो फॉर्म भरना ही है और उसका जो है वो स्थानांतरण के लिए होगा, नया इनिशिएट नहीं होगा, वो स्थानांतरण के लिए होगा। उसमें जब आप भरेंगे प्राण नंबर तो आ जाएगा, है ना। वो प्राण जो है वो अस्थायी रूप से सक्रिय नहीं रहता है, जहाँ से आप एनओसी लेकर के आते हैं तो वो आपका उधर से डीएक्टिवेट कर देता है। यहाँ जो है वो रीएक्टिवेट कराना होता है। उसके बाद देखिए प्राण इश्यू इन इंडिविजुअल, 9वां पॉइंट है, प्राण इश्यू इन इंडिविजुअल कैटेगरी और इश्यू थ्रू पॉइंट ऑफ प्रेजेंस शुड बी शिफ्टेड एज पर द इंटर सेक्टर शिफ्टिंग प्रोसीड्यूर। यदि प्राण जो है वो व्यक्तिगत हो अथवा किसी बैंक से लिया गया हो तो उसका स्थानांतरण आपको अपने ज़िले के डीईओ डीपीओ को करना होगा। मतलब प्राण शिफ्टिंग के लिए जिसका पहले से प्राण खुला हुआ उसके लिए क्या होगा, प्राण शिफ्टिंग होगा। प्राण शिफ्टिंग के लिए आप प्राण का जीरोक्स दीजिए और एक एप्लीकेशन लिखिए, डीईओ ऑफिस में जमा कीजिए, वो वहाँ से कर लेगा, है ना। और उसके बाद है कि इसमें है प्राण शिफ्टिंग, प्राण स्टार्टिंग जो होगा वो डिजिट 1 से होगा, है ना। उसके बाद जो है वो प्राण स्टार्टिंग जो 4 और 9 से डिजिट होगा वो ICSS फ्रॉम रिक्वेस्ट रूटेड थ्रू कंसर्न डीईओ डीपीओ टू ट्रेजरी, ये ट्रेजरी के लिए डीईओ डीपीओ के लिए है। और उसके बाद प्राण स्टार्टिंग जो 5 नंबर से होगा, जो अटल पेंशन योजना लिया था उसका 5 से होगा। जिसका नया जो है वो प्राण खुलेगा उसका 1 से होगा, है ना। और प्राण हेतु प्रोसेस के लिए नीचे दिए गए QR स्कैन पर कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इजी है, आप इसको जो है स्कैन कीजिए, है ना। यहाँ पे हमको लगता है कि बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग है वो आपको इजीली वे में जो है वो स्कैनिंग के लिए मौका दिया है। और देखेंगे वो वहाँ पे लिखा भी होगा साइट पे कि काइंडली स्कैन द QR कोड फॉर प्राण जनरेशन। तो नहीं होगा तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। और दूसरा है कि आप साइट पे भी जा कर के इसको देख लेंगे। ये लिस्ट ऑफ डीडीओ है, जैसे आप जिस ज़िला में हैं ये ज़िला का नाम है ना। ये डीडीओ का नंबर है, मतलब डीडीओ का रेफरेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगर आप इसको गलत भरेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर डीडीओ का एड्रेस देना होगा तो ये एड्रेस है ना, ये एड्रेस हो गया, ये डीडीओ नंबर हो गया, डीडीओ नंबर भराता है। और ये ज़िला हो गया, किस ज़िला में आप पोस्टेड हैं। और दूसरा है कि देखिए अभी विशिष्ट शिक्षकों को अपने ही ज़िला में रहना है, तो पहले से जहाँ पोस्टेड हैं तो वहीं ज़िला के जो है इसका जो है वो डीडीओ का नंबर देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये जो है आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो आप विशिष्ट शिक्षक लोग जो है इसका प्राण जनरेट कर लें, ताकि जल्द से जल्द आपको जो है वो मार्च माह में ही इसका वेतन पूरा मिलने लगे। क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो फिर आपका भी वेतन 2-3 माह के लिए रुक जाएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए जितने भी आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं शिक्षक से रिलेटेड या किसी भी मैटर से रिलेटेड, तो आपको हमारे चैनल पे ज़रूर देखने को मिलेगा सबसे पहले। और ये जो है बहुत सारे चैनल है कि आपको ढेर सारे वीडियो बनाते रहते हैं, तो मैं ऐसे फालतू के वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और वो बहुत ज़रूरी है और ऑथेंटिक न्यूज़ रहता है, तो उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और नए हैं चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।